जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट होने वाला है, यह सेट 14 होने वाला है। आपको 1 से लेकर 13 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। और आज हम लोग का जो सेट होने वाला है, यह प्रीवियस ईयर का सेट होने वाला है। प्रीवियस ईयर का सेट बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, यह हल प्रश्न पत्र 1 मई 2010, ठीक 1 मई 2010 का प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर टेलीग्राम पर और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेट लगाते हैं। और ये जो देखिए पहला प्रश्न हम लोग का ये हिंदी से है। हिंदी से पहला प्रश्न चलिए देखते हैं। कह रहे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। ठीक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। तो इसका जो सही उदाहरण होगा आपका, वह हो जाएगा लड़का और लड़ाकपन। ठीक, लड़का से लड़ाकपन, ये जातिवाचक से सीधे भाववाचक में परिवर्तन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। कह रहे कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो सकता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होएगा सज्जन का विपरीतार्थक, वह हो जाएगा दुर्जन। ठीक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि पूछा गया कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो भारतेंदु का सही संधि होगा यहाँ पर भारत प्लस इंदु। ठीक, राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, भारत प्लस इंदु भारतेंदु। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि नीलकंठ शब्द है, तो ये नीलकंठ शब्द क्या है। तो ये जो शब्द है यह यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है, यह यौगिक शब्द है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पाँचवें नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम और सर्वनामिक, ये सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। कौन सा वाक्य है जो सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो इसमें जो पहला वाक्य है कि यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी। ठीक, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, ये जो दोनों शब्द है सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। ठीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न छठे नंबर प्रश्न है कि किसी वर्ण में ये जो हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये जो बड़ा वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ठीक, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए इसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य क्या है। तो ये संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है कि यह गिलास आधा भरा है। ठीक, ये संकेतवाचक वाक्य है कि यह गिलास आधा भरा हुआ है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वें नंबर प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। प्रश्नार्थक निपात इनमें से कौन सा है। तो ये जो आपका ये क्या शब्द है, ये प्रश्नवाचक ऐसे होता है, तो यही प्रश्नवाचक निपात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9वें नंबर की निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया निम्न में से कौन सी है। तो बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह रोने लगा, ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। कह रहे कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ठीक, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या, इसमें सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो इसमें जो सर्वनाम पदों की संख्या है वह 3 है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग ये 12वें नंबर प्रश्न, और ये अंग्रेजी से प्रश्न है, अंग्रेजी इंग्लिश का प्रश्न है। कह रहा है कि कम टू माई पार्टी, कम टू माई पार्टी, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा? तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में होगा ऑन होगा, ठीक। कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 13वें नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस सही वाक्य को चुनना है। तो इसमें जो आपका द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, ठीक। ये जो सी नंबर ऑप्शन है, कह रहे कि द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, ये एक ऑप्शन ये आपका वाक्य है जो ये सही है, तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि पिक आउट द राइट वर्ड, राइट सही व अक्षर को खोजना है। तो इसमें आपका जो सही अक्षर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो आपका ओकेजनली जो शब्द है, यह राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ होनेस्ट, होनेस्ट का एंटोनिम खोजना है। तो क्या होगा? तो इसका एंटोनिमी बिल्कुल हो जाएगा ये होनेस्ट का डिसहोनेस्ट, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा डिसहोनेस्ट। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है। तो चलिए 16वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? 1946 ईस्वी जो उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना, ये किसके द्वारा किया गया था? तो यह रचना किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न हम लोग का 17वें नंबर है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? तो यह हुई थी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा यह किसके द्वारा दिया गया? तो ये अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था, ये अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 19 नंबर प्रश्न कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न कह रहा है कि ये बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया गया, इस घटना को किस नाम से जानते हैं? तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं, बोस्टन टी पार्टी के नाम से, बोस्टन चाय पार्टी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की है जिसे कहा जाता है। तो इन सबों का सैनिक संधि किसे का नाम क्या है? तो यह है नाटो, ठीक। क्या है? नाटो है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहा है कि राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य थे, राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो ये अस्थायी सदस्य में आपका चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस हो जाएंगे, ठीक। चीन, जापान और ब्रिटेन और रूस हो जाएंगे ये अस्थायी सदस्य में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न करें कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था कि त्रिपक्षीय संधि था, ये जो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? प्रश्न कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो पाषाण काल में जो काटने की सामग्री है उससे क्या कहते थे? तो उस काटने की सामग्री को गणासा कहते थे, ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा, गणासा कहते थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ बरहामिहिर थे, ठीक। बरहामिहिर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये अलाई दरवाज़ा बना था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था?
तो यह सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। ठीक, ब्रह्म समाज राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। ठीक, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यह की गई थी मैडम ब्लावात्स्की द्वारा। ठीक, मैडम ब्लावात्स्की द्वारा की गई। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये जो कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना बिल्कुल कहाँ पर हुई थी, गद्दर पार्टी की स्थापना तो कनाडा और यूएसए में हुई थी। गद्दर पार्टी की स्थापना कनाडा और यूएसए में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा सा छोटा करते हैं प्रश्न हम लोग कि महात्मा गांधी ने भारत वर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया उनके द्वारा, तो चंपारण में किया गया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया था 1920 ईस्वी में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 31 नंबर प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि इक्वाडोर का चिरम्बोरजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो ये इक्वाडोर का चिरम्बोरजी ज्वालामुखी यह किस श्रेणी में आता है, बिल्कुल तो यह श्रेणी में आता है आपका इक्वाडोर का, तो यह आता है आपका शांत श्रेणी में। ठीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यह शांत श्रेणी में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न हम लोग का 32 नंबर कह रहे कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन व लाभदायक हैं। तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के जो संघन और लाभदायक हैं वो कौन से हैं, तो बिल्कुल वह है आपके जड़ी बूटी के लिए। ठीक, ये संघन वन जो है ये जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ पर उगाएंगे, तो यह टुंड्रा में उगाएंगे। ठीक, टुंड्रा में उगाएंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो 34 नंबर प्रश्न है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि, तो विषुवत रेखा के समीप सबसे अधिक तापमान होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है इसलिए कि ताप छोटे क्षेत्रों में केंद्रित होता है। ठीक, ताप जो होता है वह छोटे केंद्रों में केंद्रित होता है, तो इसीलिए वहाँ पर तापमान अधिक होता है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैल में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं पाए जाते हैं ये इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक, ये नहीं पाए जाते हैं तो इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। खाद्य फसल कौन सा इसमें नहीं है, तो इसमें जो आपका ये चाय है जो खाद्य फसल नहीं है, ये पेय फसल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो विषम जलवायु प्रकार के लिए कौन सा जो उत्तरदायी है, कौन सा कारक, तो यह कारक आ जाएगा इसमें आपका सागर से दूरी। ये जो सागर से दूरी ये विषम जलवायु के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक था, तो ये 2001 के तहत पूछा गया। ठीक, ये किसके तहत पूछा गया, 2001 के तहत। और ऐसा क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये जो हम लोग का ये जो सेट उठाए हैं ये 2010 का है। ठीक, और 2010 के बाद एक 11 में जनगणना हुआ था, तो ये जो 2010 में पूछा गया है ये 2001 का प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह केरल में था। ठीक, केरल में सबसे अधिक था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, तो यह जो लिग्नाइट कोयला है आपका निम्न स्तर का कोयला है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका डी आ जाएगा, निम्न स्तर का।
चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो ये गेहूं जो है किस जलवायु की फसल है, तो ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं जो है ये शीतोष्ण जलवायु की फसल है। चलिए बोला पढ़ते हैं अगला प्रश्न 41 करें कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल यह जो स्थित है ये घटशिला में स्थित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, घटशिला में। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, वह परत हो जाएगा आपका आयन मंडल। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, आयन मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न की स्टैलेकाइट स्थलाकृत का निर्माण होता है। तो स्टैलेकाइट स्थलाकृत का यह निर्माण कैसे होता है, तो बिल्कुल इसका जो निर्माण होता है वह ये भूमिगत जल के द्वारा होता है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, यह भूमिगत जल के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग के दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। दार्जिलिंग जिला जो है ये किस भाग का भाग है, वह है तो ये पश्चिम बंगाल का। ठीक, राइट आंसर दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है, तो वह है पश्चिम बंगाल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 46 नंबर की विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल आपका 4 वर्षों का होता है। ठीक, ये विधान परिषद पूछेगा ना, तो ये 6 वर्षों का होता है। ठीक, विधान परिषद के कार्यकालों के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नीतिक निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। तो यह जो दिए गए हैं संविधान के द्वारा दिए गए हैं। ठीक, राइट आंसर दिया जाएगा, ये जो नीति निर्देशक के तत्व हैं ये संविधान के द्वारा दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है। ठीक, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या है, तो इसका नाम है जिला परिषद। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, जिला परिषद। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, तो वह केरल में हो जाएगा। ठीक, केरल में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। ये पंचशील जो समझौता है किस देशों के बीच का समझौता है, तो यह है समझौता है तो ये भारत और चीन के बीच का समझौता है, यह पंचशील समझौता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि ये सुरक्षा परिषद के हैं। ठीक, ये सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं जो अस्थायी रूप से हैं सुरक्षा परिषद के। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राज्य को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी। तो भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने की सहमति दी, तो वह सेना भेजने की सहमति दी भारतीय शांति सेना को। ठीक, भारतीय शांति सेना, राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, तो वह है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक, राइट आंसर सी आ जाएगा, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला प्रश्न है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है, तो बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक, भारत राइट आंसर आपका
सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 के तहत अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो ये जो वयस्किक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, वयस्किक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। तो ये जो एक अलिखित संविधान, एक अलिखित संविधान, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र, उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश की रिटायरमेंट का जो उम्र है वह कितनी है। तो बिल्कुल यह जो उम्र होती है यह 62 साल होती है। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि राज्य का एक मूलभूत तत्व, राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन सा है। तो एक मूलभूत जो तत्व है वो संप्रभुता है। ठीक, राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, संप्रभुता। चलिए अगला प्रश्न, इसमें थोड़ा सा डाउट है। 57 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है। तो ये 65 साल होता है, 65 साल होता है। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर बी कर लीजिए। यदि आप लोग, हाँ बिल्कुल बी कर लीजिए, 65 साल। ठीक, 62 नहीं 65। चलिए अगला प्रश्न हम लोग ये देख लिए, यहाँ पर संप्रभुता हो गया। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। ये जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है, तो ये किसका लघु रूप है, यही पूछेगा कि किसका लघु रूप है। तो ये यूनिसेफ का, ठीक, यूनिसेफ का लघु रूप यानी कि छोटा रूप है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन जो है ये गलत है। तो जो आपका राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है यह कथन गलत है। ठीक, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि यह कथन गलत है कि राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है, यह बिल्कुल गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न हम लोग का साइंस से प्रश्न है, सामाजिक सामान्य विज्ञान से। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। करें कि तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है क्या कहलाती है। तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न की एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो एक चाबी भरी घड़ी में जो कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 N है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा। तो इसका जो वाई अक्ष में दिशा का घटक होगा वह 40 न्यूटन 40 N होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ़ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान होगा। तो उस मिश्रण का जो तापमान होगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, 20 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर इसमें सी बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर की एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। गति के तृतीय नियम पर रॉकेट कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न करें कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। उस भवन का ऊंचाई क्या होगी। तो भवन का ऊंचाई 78.4 मीटर होगी। ठीक, 78.4 मीटर।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, ये सब न्यूमेरिकल का प्रश्न है, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ता है। तो कह रहे कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग के लिए जाते हैं, तो 30 दिन में 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट पूछा गया है। तो इसमें कुल यूनिट आपका 108 होगा। ठीक, राइट आंसर 108 यूनिट। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। प्रश्न है कि एक तरंग 0.08 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति क्या है। तरंग की जो आवृत्ति होगी वह होगी 30 हर्ट्ज। ठीक, 30 हर्ट्ज उस तरंग की आवृत्ति होगी। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो वह होगा B/2। ठीक, B/2 राइट आंसर इसमें आपका B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है कि जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वह -5 mm होगी। ठीक, -5 mm होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 71 करें कि घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से होते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से होते हैं ब्यूटेन आइसोब्यूटेन द्रवीभूत रूप होते हैं। ठीक, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई वह है। कह रहे कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा जिसकी खोज हुई वह है, तो वह है आपका प्रोटॉन है। ठीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यह प्रोटॉन है, रदरफोर्ड के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। तो वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि समांगी मिश्रण या समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो ये जो गन पाउडर है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा SiO2 ये बालू का सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का आवा है कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है तो क्या कहलाता है। तो वह हाइड्रोजन परऑक्साइड कहलाता है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है। तो ये द्विबंध आपको O2 में द्विबंध है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। तो वह हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति यह आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर 6C और 14 तथा 7N और 14 का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है संभारिक का। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। यह संभारिक का उदाहरण है। चलिए
अगला प्रश्न 81 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर ये अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश में, ठीक, किसमें, लाल रंग के प्रकाश में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक पौधे पर दूसरा उगाने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगाने वाला पौधा कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये एपीफाइट कहलाता है, एपीफाइट। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 83 नंबर है कि एम्फीबियंस, ये एम्फीबियंस क्या है, इसका संबंध क्या है। तो एम्फीबियंस जो होते हैं जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। एम्फीबियंस जल और थल दोनों में सामान्य रूप से रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन जो है पौधों में उत्सर्जन का उपोत्पाद नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड, ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा यूरिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। कौन सी संरचना जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो वह है केंद्रक झिल्ली जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो फसलों में डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है, तो यह प्रदूषित होता है वायु, मृदा और जल। वायु, मृदा और जल, ये तीन चीज़ें प्रदूषित होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है कि अफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो एफ्लाटॉक्सिन नामक ये जो विष उत्पन्न किया जाता है, यह किया जाता है फंगस के द्वारा, ठीक, फंगस के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो मानव शरीर का किस अंग में रुधिर युक्त होता है, बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा में, ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा फेफड़ा में। अगला प्रश्न है कौन से करें कि सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो आपका साल्मोनेला, ये जो साल्मोनेला है, ये कुछ ये जो ए नंबर ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है कि मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है। मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है, तो यह जो इसमें कथन सही है कि मियासिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक। मियासिस ये एक अर्धसूत्री विभाजन है। इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये जो हम लोग ये 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया और 10 ये जो मैथ का क्वेश्चन है इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक। तो ये जो 90 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिया और ये जो हम लोग का सेट था ये सेट 14 था और सेट 15 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। और वो भी जो सेट 15 होगा वो भी प्रीवियस ईयर का ही सेट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।